Assalamualaikum students, hope so you all are good. Today we are going to discuss the advantages and disadvantages of vegetative propagation. So students, when we talk about the vegetative propagation, we have discussed many times that this is a type of the propagation in which the vegetative part of the plants involved. And when we talk about the vegetative part of the plants, they are root, stem and leaves. So students, now we will talk about the advantages of the vegetative propagation. The first advantage of the vegetative propagation is that the offspring are genetically identical. Genetically identical होने का मतलब ये है कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर सेम एज डैट ऑफ देयर पेरेंट्स. जिस तरह के उनके पेरेंट्स होते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं. मतलब वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता. सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपागेशन. The second advantage is that the beneficial characteristics can be preserved. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब हम बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स में अच्छी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जो उनके लिए फ़ायदा मंद होती हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो प्रिजर्व हो जाती हैं. प्रिजर्व होने का मतलब है कि व्हेन दीज करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट जनरेशन दे आर प्रिजर्व्ड. और इसी तरह जब उस नेक्स्ट जनरेशन से ये थर्ड जनरेशन में जाएंगी तो फिर उसके लिए हम अगेन यही वर्ड यूज़ करेंगे कि दे आर प्रिजर्व्ड. इसका मतलब ये है कि जब ये करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, सो दीज करेक्टरिस्टिक्स आर प्रिजर्व्ड. एंड students, when we talk about the vegetative propagation, there is no need of pollination. like जब हम sexual reproduction की बात करते हैं वहाँ पे pollination के बगैर जो प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पॉलिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होती. नंबर ऑफ़ प्लांट इंक्रीज एट रैपिड रेट. जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लांट इंक्रीज़ करने का रेट है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है एज़ कम्पेयर टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि वो एक, आप अगर देखें, एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें पहले मेटिंग का प्रोसेस होगा, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी, देन इट विल ग्रो इन साइज़ and then make a new organism. Organs can pass over unfavorable conditions. Students, जो vegetative propagation में पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये प्लांट के वो ऑर्गन है जो अनफेवरेबल कंडीशन को ईजीली बियर करके उस कंडीशन से पास ऑन हो सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स. सीडलेस फ्रूट्स कैन ऑल्सो बी रिप्रोड्यूस. व्हेन वी टॉक अबाउट द सीडलेस फ्रूट्स, लाइक अगर हम ग्रेप्स की बात करें, जो आप सीडलेस ग्रेप्स खाते हैं वो भी सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज उनमें रिप्रोडक्शन दूसरे तरीके से नहीं होती. So students, these are the advantages of the vegetative propagation. Now we are going to discuss the disadvantages of the vegetative propagation. The first disadvantage of the vegetative propagation is that no genetic variation occur in the organisms. जो organism की formation होती है, जो plants की formation होती है, basically उनमें कोई genetic variation नहीं होती because they are identical to their parents. वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होती है. और जब हम स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करते हैं वो वाइप आउट कर देती हैं इंटायर क्रॉप को. लाइक अगर हम किसी डिजीज़ की बात करें जिसने अटैक किया है उस स्पीशी पे, तो वो क्या करेगी, वो सारी स्पीशीज़ को ख़त्म कर देगी. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन ऑर्गेनिजम्स में कोई वेरिएशन नहीं है, उन प्लांट्स में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, और जेनेटिक वेरिएशन ना होने की वजह से उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो वो सारे एक डिज़ीज़ को एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे, उसकी तरफ एक ही तरह से रिस्पॉन्स शो करेंगे. सो अगर वो डिज़ीज़ इस तरह की हुई कि वो उनकी पूरी स्पीशी को वाइप आउट कर सकती है. सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपागेशन. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द क्लोनिंग. बेसिकली ये लेटेस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का. इफ़ वी टॉक अबाउट द लेटेस्ट मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दैट इज़ द क्लोनिंग. क्लोनिंग में बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? वेजिटेटिव टिश्यू और सेल के थ्रू. बेसिकली स्टूडेंट्स, सिंगल पेरेंट का
वेजिटेटिव टिश्यू से लिया जाता है और उसको ग्रो करवाया जाता है फेवरेबल कंडीशन में, एंड देन वी गेट द एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द पेरेंट। स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, जब हम क्लोनिंग की बात करते हैं या फिर हम यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं दे आर वेजिटेटिव सेल्स, दे आर नॉट द सेक्स सेल्स। यहाँ पे सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली द सेल्स दैट आर इन्वॉल्व दीज आर द वेजिटेटिव सेल। द सेल्स दैट आर अदर देन द सेक्स सेल्स लाइक एग और स्पर्म के अलावा जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। Students, cloning is also known as the micropropagation. Why is it so? Because it uses only a small part of the plants. That's why we called it micropropagation. So students, this is all for cloning. Now we will discuss the tissue culture. That is the technique applied in this method. Students, when we talk about the tissue culture, basically tissue culture एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम प्लांट के किसी भी पार्ट से एक टिश्यू लेते हैं, देन वी विल पुट दैट टिश्यू इन अ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। स्टूडेंट्स, जब हम सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम की बात करते हैं, ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हमने उन न्यूट्रिएंट्स को रखा है जो प्लांट के लिए सूटेबल हैं, और जितनी भी कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई की जाती हैं वो प्लांट के लिए सूटेबल होती हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट दिस इज़ द सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। स्टूडेंट्स, जब हम टिश्यूज़ को वहाँ पे रख देते हैं उस मीडियम में, तो टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है कुछ अरसे के बाद। जब माइटोसिस स्टार्ट होती है देन दे प्रोड्यूस अ मैस ऑफ द सेल दैट वी कॉल द केलोसिस। उसको हम केलोसिस कहते हैं। और बेसिकली जो ये है जो केलोसिस होता है ये मैस ऑफ सेल्स है दैट इज़ प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द माइटोसिस। टिश्यू का जो हमने पार्ट लिया था उसको हमने एक सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, देन उसमें माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस अ मैस ऑफ द सेल इज फॉर्म्ड दैट वी कॉल्ड एज द केलोसिस। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो हमने एक दूसरे मीडियम में शिफ्ट किया जहाँ पे डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट थे, और उन हार्मोन्स का क्या पर्पस था? बेसिकली उन हार्मोन का पर्पस ये था कि वो प्रोड्यूस करें रूट, स्टेम एंड लीव्स को। उन हार्मोन्स में रखने का पर्पस यही है कि जो केलोसिस बना है, जो सेल्स का मैस है हम लोगों के पास, उसको हम एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जो हार्मोन्स पे कंसिस्ट करता है, और वो हार्मोन्स वो हैं जो स्टार्ट करवाएंगे ग्रोथ रूट की, स्टेम की एंड लीव्स की। और जब इन पार्ट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी देन व्हाट हैपन, इट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड देन उस न्यू प्लांट को क्या किया जाता है, एक पॉट में प्लांट कर दिया जाता है, और फिर पॉट में प्लांट करने के कुछ अरसे के बाद उसको फील्ड में प्लांट कर दिया जाता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द टिश्यू कल्चर एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लीफ के पार्ट से यहाँ पे टिश्यू लिए गए और देन उनको एक मीडियम में रखा गया जो कि सूटेबल था उसकी ग्रोथ के लिए, एंड देन उसको एक दूसरे मीडियम में शिफ्ट किया गया जहाँ पे प्लांटलेट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई, रूट, स्टेम और लीफ की ग्रोथ स्टार्ट हो गई, एंड देन दीज प्लांटलेट्स आर प्लांटेड इनटू द पॉट, और देन वहाँ से फिर सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर फील्ड में जहाँ पे हमने उन्हें ग्रो करवाना होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द टिश्यू कल्चर, एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑल फॉर द vegetative propagation. In the next topic, inshallah, we will discuss the sexual reproduction in plants.